वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप? माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। बच्चों, हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों यूनिट के आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, बेसिस आधार, जालक, लेटिस और बेसिस प्लस लेटिस, लेटिस प्लस बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्रिस्टल जालक। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। कौन? लेटिस और बेसिस मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, आज का हेडिंग है आपका अवाज्य कोशिका, प्रिमिटिव सेल। अवाज्य कोशिका, प्रिमिटिव सेल। तो देखो, अवाज्य कोशिका क्या होती है। तो अवाज्य कोशिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, यदि कोई जालक है और जालक का स्थिति सदिश किससे निरूपित कर रहे हैं? आर वेक्टर से। किससे निरूपित कर रहे हैं जालक का स्थिति सदिश? आर वेक्टर से। जब मैं इस जालक के स्थिति सदिश आर वेक्टर को स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर से प्रतिस्थापित करूं, जैसे कि आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। टी वेक्टर क्या कहलाएगा? एक आवर्तकाल के लिए, एक आवर्त के लिए, एक आवर्त के लिए, कि इस टी आवर्त के पश्चात ये वाली पोजीशन वापस से क्रिस्टल जालक में रिपीट होगी। तो इसको क्या बोल दिया था हमने? आर डैश वेक्टर। और किसके बराबर आया था ये? देखो, टी वेक्टर क्या था? ट्रांसलेशनल लैटिस वेक्टर, स्थानांतरण जालक सदिश। तो टी वेक्टर किसके बराबर था? n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर के बराबर। तो यहां से देखो, जो आर डैश नया पोजीशन वेक्टर आपको मिलेगा, नया स्थिति सदिश, कब? जब जालक की स्थिति सदिश आर वेक्टर को आप स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हो। तो देखो क्या मिलेगा? आर वेक्टर प्लस n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर के बराबर। तो जो अवाज्य कोशिका होती है आपकी, जालक की स्थिति सदिश आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर, जालक की स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा आर डैश वेक्टर स्थिति वाले बिंदुओं जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास सदृश समान दिखाई देते हों। देखो, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? यदि जालक में आर वेक्टर तथा आर डैश वेक्टर, यदि जालक में आर वेक्टर तथा आर डैश वेक्टर स्थिति, कौन कौन से? आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ये तो है किसी जालक में स्थिति सदिश किसी पॉइंट पर, और ये कब है? एक आवर्त के पश्चात। आर डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। स्थिति सदिश वाले बिंदुओं, स्थिति सदिश वाले बिंदुओं जिनके सापेक्ष, यदि जालक में आर वेक्टर तथा आर डैश वेक्टर स्थिति सदिश वाले बिंदु जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास, जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास
जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास सदृश समान दिखाई देते हैं, जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास सदृश समान दिखाई देता है तथा n1 n2 n3 पूर्णांकों का कोई समुच्चय तथा n1 n2 n3 ये क्या है, n1 n2 n3 कोई स्वेच्छ नियतांक है। क्या है? कोई स्वेच्छ नियतांक है। तो n1 n2 n3 पूर्णांकों का कोई समुच्चय, पूर्णांकों का कोई समुच्चय, पूर्णांकों का कोई सेट हो तो समीकरण किस प्रकार दी जाएगी? समुच्चय हो तो देखो इसी समीकरण की बात कर रहा है ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि आर डैश वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है किसी एक आवर्त के पश्चात, क्योंकि टी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका स्थानांतरण जालक सदिश, कि भाई इस दूरी के पश्चात एटम अपने आप को रिपीट करेगा किस कोऑर्डिनेट में? एक्स में। इस दूरी के पश्चात वापस एटम अपने आप को रिपीट करेगा किस कोऑर्डिनेट में? वाई में। और ये जेड कोऑर्डिनेट के लिए। तो टोटल मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? आर वेक्टर के रूप में बोल सकते हैं। तो हम क्या हो जाएगा आर वेक्टर में? देखो यदि आर वेक्टर के रूप में लिखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीनों पोजीशन इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसलिए आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो देखो क्या हो जाएगा? यही आर वेक्टर प्लस n1 ए वेक्टर, यही इक्वेशन आ जाएगी, प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर के बराबर। आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। और टी वेक्टर आप जानती हो क्या होता है? स्थानांतरण जालक सदिश। क्या होगा? स्थानांतरण जालक सदिश। तो आपको आर डैश वेक्टर मिल गया। और हो तो इस वाले समीकरण को कोई भी इस वाले समीकरण को संतुष्ट करें कि ये जो समीकरण है आपका आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, इस समीकरण को कोई भी जालक के आर वेक्टर व आर डैश वेक्टर वाले स्थिति बिंदुओं जिनके सापेक्ष परमाणु के विन्यास सदृश दिखाई देते हों और जिनमें n1 n2 n3 पूर्णांकों का समुच्चय हो और वो इस वाले समीकरण को संतुष्ट करते हों तो अतः इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो इस समीकरण का क्या करें? पालन। संतुष्ट करते हों तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्थानांतरण सदिश अभाज्य सदिश कहलाते हैं। यदि कोई भी जालक सदिश हैं जिनके पोजीशन आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर हैं, जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में जो परमाणु विन्यास हैं वो सदृश समान दिखाई देते हैं, दोनों में क्या दिखाई देते हैं? समान। समान का मतलब है ये आर डैश वेक्टर भी किसके बराबर होगा? आर वेक्टर के। जब आपने पीरियोडिक पोटेंशियल पढ़ा था तो मैंने टी वेक्टर वाली टर्म इंट्रोड्यूस की थी और टी वेक्टर बराबर क्या लिखा था? एन ए। एन ए क्या दिखा रहा है? एक आवर्त को। अब ये टी वेक्टर किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में। तो एक आवर्त के पश्चात अपने आप की पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो परमाणु विन्यास क्या दिखाएंगे देंगे? समान। किस पोजीशन पर? आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर पर। तो यदि कोई भी जालक इस वाले इक्वेशन को संतुष्ट करते हों तो जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके अभाज्य सदिश। तो करते हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर अभाज्य सदिश, प्रिमिटिव वेक्टर अभाज्य सदिश कहलाते हैं। अभाज्य सदिश कहलाते हैं। और इन अभाज्य सदिशों से मिलकर बनने वाले षटफलक को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य कोष्टिका तथा
तथा इन अवाज्य फलकों से अवाज्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले तथा इन अवाज्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले षटफलक को अवाज्य कोष्टिका, इन अवाज्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले षटफलक को क्या बोलेंगे? अवाज्य कोष्टिका कहते हैं, प्रिमिटिव सेल। तो देखो अवाज्य कोष्टिका आपकी किस किस प्रकार की हो सकती है। यदि मैं इनको ड्रॉ करूं, देखना बच्चों पेंटिंग। और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है ये, प्रिमिटिव सेल। इससे आगे पढ़ेंगे हम यूनिट सेल, एक एक कोष्टिका। तो देखो जैसे इस डायरेक्शन में चले गए ए वेक्टर और इसमें चले गए बी वेक्टर, तो एक प्रकार की तो ये हो गई, ठीक है ना। अब इधर चले गए ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर और सी वेक्टर, दूसरे प्रकार की ये हो गई। अब कौन सी बची? बी और सी। तो देखो यहां बना दूं, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर और बी वेक्टर। तो इस प्रकार से क्या बनाएंगे? ये समतलीय अवाज्य कोष्टिका कहलाएंगी। कौन सी अवाज्य कोष्टिका कहलाएंगी? समतलीय अवाज्य कोष्टिका। और समतलीय अवाज्य कोष्टिका क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये किन्हीं दो रैखिक जालकों से मिलकर बनी हुई हैं। किन से मिलकर बनी हुई हैं? किन्हीं दो रैखिक जालकों। रैखिक जालक क्या होते हैं? आपके किसी निश्चित दूरी ए के पश्चात बार बार एटम्स का क्या हो? रिपीटेशन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके क्या कहलाएंगे? रैखिक जालक। तो देखो ये एक रैखिक जालक ये रहा, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनसे क्या बना? एक समतलीय जालक। इसी प्रकार ये और ये सी वेक्टर और ए वेक्टर, तो किन्हीं दो रैखिक जालकों से मिलकर क्या बनता है? समतलीय जालक। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इससे मैं इसको इरेज कर दूं। चलो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए टाइम लग रहा है इनमें। ओके, लो अगला टॉपिक है आपका एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे एकक कोष्टिका को इंग्लिश में? यूनिट सेल। तो देखो एकक कोष्टिका क्या होती है? एकक कोष्टिका न्यूनतम आयतन वाला, क्या? एकक कोष्टिका न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसकी क्रिस्टल में बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल जालक का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, तो देखो डेफिनेशन इसकी। एकक कोष्टिका न्यून आयतन वाला
एकक कोष्टिका न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है। क्या होता है? एक न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसकी त्रिविम मतलब 3D या फिर बोल सकते हो आकाश में, स्पेस में, जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। क्या होता है यूनिट सेल? न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक जिसकी त्रिविम में, 3D में या फिर स्पेस में बार बार रिपीटेशन करने से आपको क्रिस्टल की क्या मिलेगी? बाह्य संरचना। जैसे आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या मान रहे थे? अभाज्य कोष्टिका, अभाज्य सदिश। तो इनकी बार बार पुनरावृत्ति करोगे तो क्या होगी? 3D के अंदर आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। जैसे मैंने क्यूब का बताया था आपको, एक बार वापस देखते हैं। देखो जैसे क्यूब, और आगे अपन इनके प्रकार पढ़ेंगे चल के। ब्रेवे जालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर इनकी संरचनाएं सरल घनीय, जिसको बोलते हो आप सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बेस सेंटर्ड, अंत केंद्रित, और एफसीसी फलक केंद्रित। देखो ये क्यूब है आपका, और इस क्यूब में जो बहुफलक हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की बार बार पुनरावृत्ति करने से आपको क्या प्राप्त हुआ है? एक क्रिस्टल की संरचना। तो देखो ये आपका ओरिजिन था। क्या था? ओरिजिन। इसको पहले पूरी तरीके से क्रिस्टल बना दें। क्रिस्टल कब बनता है? लैटिस प्लस बेसिस। ये इसके क्या है? 8 कॉर्नर है क्यूब के, 8 कोने हैं, और इन 8 कोनों पर एक एक क्या रख देंगे? परमाणु। क्या रख देंगे? एटम। तो रख दें, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लो भाई 8 एटम रख दिए हमने। तो देखो इसको मान लूं मैं ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य कोण भी होंगे। तो देखो उन कोणों को डिफाइन कर दूं मैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य जो कोण होगा वो होगा गामा, और ए वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य कोण होगा बीटा, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य कोण होगा आपका अल्फा। ओके, ये अल्फा कोण है, ये गामा है, और ये बीटा कोण। ठीक है ना? तो देखो एकक कोष्टिका के 3 अभाज्य सदिश, क्या बोल सकते हैं हम? एकक कोष्टिका के 3 अभाज्य सदिश, 3 अभाज्य सदिश कौन कौन से? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। 3 अभाज्य सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर से मिलकर, कौन कौन से? ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर से मिलकर बहुफलक बना होता है। से मिलकर बहुफलक बना हुआ होता है। बना हुआ
होता है। ओके, अब मैं बात करूं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण कितना है। देखो खाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण गामा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण गामा। इसी प्रकार ए वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य कोण बीटा। ए वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण क्या हो जाएगा, बीटा। और इसी प्रकार बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा इनके क्या होगा, एक कोण। अब यदि मैं इस एकक कोष्टिका के लिए घनत्व की बात करूं, किसकी बात करूं, इस एकक कोष्टिका का जो घनत्व प्राप्त होगा आपको क्या प्राप्त होगा, तो अतः एकक कोष्टिका का घनत्व डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, एकक कोष्टिका के घनत्व को रो से। और रो बराबर क्या होगा आपका, देखो रो बराबर होगा आपका एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका में कणों का आयतन। तो देखो एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका में कणों का आयतन। एकक कोष्टिका में कणों का आयतन। तो देखो एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान क्या होगा और कणों का आयतन क्या होगा एकक कोष्टिका के अंदर। तो देखो बात करते हैं, रो बराबर कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान कितना होगा, m, कितना होगा m, और स्मॉल n होंगे नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और आयतन कितना हो जाएगा b, एकक कोष्टिका में कणों का आयतन b। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि स्मॉल m बराबर क्या होता है, कैपिटल Ma ओवर Na के बराबर। किसके बराबर होता है, कैपिटल Ma ओवर Na के बराबर। तो रो में आप किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, स्मॉल m की। किसकी वैल्यू पुट कर दूं मैं, स्मॉल m की। तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, रो में जब स्मॉल m की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां लिख दूं दिख रहा हो तो, रो बराबर m के स्थान पर पुट करोगे Ma ओवर Na, Ma ओवर Na और n ओवर b। तो क्या हो गया ये, Ma n ओवर Na b के बराबर। ये क्या कहलाएगा, एकक कोष्टिका के लिए घनत्व। एकक कोष्टिका के लिए घनत्व। यहां पर मैं डिफाइन करूं कि Ma क्या होगा, n क्या होगा, Na क्या होगा और b क्या होगा। तो देखो n तो कहलाएगा आपकी एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, स्मॉल m कणों का द्रव्यमान, लिख दूं Na। देखो Na तो होगा आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या। b कणों का आयतन, स्मॉल n क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों की संख्या क्या होगी, एकक कोष्टिका में कितने कण उपस्थित हैं उनकी संख्या। लिख दूं एकक कोष्टिका में कणों की संख्या Na हो गया और Ma क्या हो जाएगा आपका, Ma बताओ, Ma होगा आपका अणुभार और स्मॉल m होगा कण का द्रव्यमान। Ma क्या होगा आपका अणुभार, स्मॉल m क्या हो जाएगा आपका, जो पार्टिकल ले रहे हो एकक कोष्टिका में जो जितने कण हैं उनका द्रव्यमान, कण का
द्रव्यमान। लो ये अलग से, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एकक कोष्ठिका क्या होती है और एकक कोष्ठिका किस किस से मिलकर बनी होती है। अभाज्य सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बार बार रिपीटेशन करने से आपको क्या प्राप्त होती है, एकक कोष्ठिका। और एकक कोष्ठिका में जो अभाज्य सदिश हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य जो कौन प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। और जब एकक कोष्ठिका के घनत्व की बात करोगे तो घनत्व क्या आएगा आपका, MAN/NAB। ओके, यहाँ से हम आगे यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए, तो जब घनत्व की बात करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। और दूसरी बात, एकक कोष्ठिका कहते किसको थे, इसको के न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर आपको क्या प्राप्त हो, क्रिस्टल की बाह्य संरचना। अर्थात ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वाले अभाज्य सदिशों की बार बार पुनरावृत्ति करने से आपको क्या मिलेगी, एक संरचना प्राप्त होगी और वो संरचना मिलकर क्या बनाएगी, आपकी क्रिस्टल की बाह्य संरचना। तो ये थी आपकी एकक कोष्ठिका और इससे पहले हमने पढ़ी थी अभाज्य कोष्ठिका। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।